सिर साहब, आज के शो में हम दुनिया की चौथी आलमी ताकत की बात करेंगे, जो शायद ताकत के जोर में कुछ सिग्नल्स पिक नहीं कर पा रही। हालांकि अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी भारत को जितनी नाकामियां सफारती सतह पर हुई हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। मिशन आइसोलेट पाकिस्तान, उसकी नाकामी की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें जैसे ही ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो जो फायर भारत ने किए थे पाकिस्तान की तरफ वो उल्टे पड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर की हमने देखा, उसके जवाब में जो हमने ऑपरेशन किया उसके बाद भारत में जो खामोशी हुई और उन्हें जंग रोकना पड़ी, और बात के वो कह रहे हैं अब भी वो कंटिन्यू है ऑपरेशन सिंदूर। फिर फैटफ में ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की गई, उसके लिए लॉबिंग की गई, उसके लिए भी कोशिशें भारत की नाकाम हुई। फिर IMF से जो किस्त का इजरा था उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। आपने कहा था कि वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा और वैसा ही हुआ। वर्ल्ड बैंक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात करके उनको भी बाकायदा ब्रीफ किया गया, लेकिन उन्होंने भी बाय नहीं किया इंडिया का मौक़िफ़। और अब जो आलमी खबरों का हिस्सा बन रहा है वो मामला है SCO का और इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला, जिसको इंडिया ने बाय करने से इनकार कर दिया। वो अदालत के वजूद से ही इनकारी है, उस पर आपका तबसरा लूंगी। लेकिन SCO एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें जितने रुकन ममालिक थे उन्होंने इंडिया का मौक़िफ़ बाय करने से इनकार किया, और राजनाथ सिंह ने वहाँ जितनी कोशिश की स्पीच में पाकिस्तान को रगेदने की, उतना ही अवॉइड किया मेंबर ममालिक ने उनके मौक़िफ़ को उसकी जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने से। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, खुसूसन बलूचिस्तान में, उसमें जो इंडियन हाथ है वो ड्राफ्ट का हिस्सा, स्टेटमेंट का हिस्सा था, तो मुसवदे पर उन्होंने साइन करने से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि वो जो सिफारती मिशन इंडिया की तरफ से शशि थरूर साहब के साथ रवाना किए गए, उन्होंने क्या एफर्ट्स की? वो तो रशिया तक गए और रशिया यहाँ भी मेंबर है, चाइना भी यहाँ मेंबर है। डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की समझ इंडिया को क्यों नहीं आ रही और वो एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे हैं कोर्स करेक्शन के बजाय कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाली की तरफ चले जाए? आयशा, ऐसे है कि वो गलतियां टैक्टिकल नहीं कर रहे, उनसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो चुकी है। उन्हें नजर नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी को और उनके साथियों को कि दुनिया आगे कैसे फर्क होने जा रही है, कैसे बटने जा रही है। इस वक्त अमेरिका डिक्लाइन में है, वेस्टर्न अलायंसेस टूट रहे हैं आपस के दरमियान, नेटो कमजोर हो चुका है, नेटो की यूनिटी खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यूरोपियन यूनियन जो है, यूके उसमें से छोड़ के निकल गया। तो ये जो सारा पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एक नया निज़ाम बनाया था लेड बाय अमेरिका, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, इरोड हो रहा है। अब इंडिया जो है, दिलचस्प बात यह है कि जब ये अरूज पे था ये निज़ाम, तो उस वक्त इंडिया का जो मौक़िफ़ था स्ट्रेटेजिक, वो था नॉन अलाइनमेंट के ईस्ट ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। ये उसके दरमियान में इन्होंने एक नॉन अलाइन ब्लॉक बनाया था, जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं था, उसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट मुल्क थे। उसके अंदर यूगोस्लाविया था टीटो का, उसके अंदर इंडोनेशिया था सुकार्नो का, एंड सो ऑन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, और नासर का इजिप्ट था। तो दिस वर द नॉन अलाइन्ड नेशंस। ये सरवाइव कर सकते थे इन अ नॉन अलाइन्ड एनवायरनमेंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उस वक्त चाइना की राइज इतनी नहीं हुई थी, सिर्फ एक रशिया था इस तरफ, और रशिया की जो कम्युनिज्म थी वो अंडर क्राइसिस थी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। तो उस सिलसिले में ये नॉन अलाइंड वाले जो थे, इनकी एक अहमियत बनती जा रही थी, जिसमें नेहरू लेड इंडिया। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान ने वो बिल्कुल कूद गया था वेस्ट की तरफ, और इंडिया जो था वो नॉन अलाइंड रहा। उसने वेस्ट के साथ भी तजारत की और ईस्ट के साथ भी हथियार लिए और दोनों को बैलेंस किया। अब बट अकेला नहीं था, और भी साथ थे, तो एक पावरफुल ब्लॉक था। अब जो नया दौर आया है, इसमें तब्दीलियां आ रही हैं बहुत, और इंडिया वाले जो हैं उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहाँ जाके किनारा करना है, कहाँ बैठना है जाके, क्योंकि यूगोस्लाविया भी फारग हो चुका, इजिप्ट भी फारग हो चुका, इंडोनेशिया भी फारग हो चुका, सो अब नॉन अलाइन्ड ब्लॉक रहा नहीं। नाउ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक और द अदर ब्लॉक। मगर इंडिया की जो सियासत है उसकी रूलिंग क्लास की, वो अभी भी समझती है कि हम नॉन अलाइन्ड में हैं। हम रूस के साथ भी फुटसी खेल रहे हैं,
प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और उधर अमेरिका के साथ भी अब हम करना चाहते हैं। अच्छा, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि अब ये नहीं चलेगा ऐसे। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक और पार्ट ऑफ द अदर ब्लॉक। अब ईस्ट वेस्ट वाले ब्लॉक नहीं रहे, अब नॉर्थ साउथ वाले ब्लॉक्स बन गए, नॉर्थ एंड साउथ। और साउथ की जो लीडरशिप है वो इट इज अ जॉइंट लीडरशिप राइट नाउ, चाइना एंड रशिया। अच्छा, हो ये रहा है कि साउथ के सारे ब्लॉक जो ममालिक हैं, दे आर ज्वाइनिंग दिस ब्लॉक। टर्की इधर आ गया है जी। डोंट फॉरगेट, टर्की वाज अ बिग अमेरिकन बेस। टर्की के अंदर अमेरिका के बेसिस थे अगेंस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स मिसाइल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन जी। टर्की जो है वो हट गया वहां से, वो साउथ का हिस्सा बन गया है। इसी तरीके के साथ ईरान जो है वो पहले अमेरिकन बेस था, वो अब साउथ का हिस्सा बन गया है। चाइना जो है वो अकेला था, अब वो सबको मिलके देर ऑल ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर। और भी लोग ममालिक जो हैं वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, साउथ के लोग। इंडिया बीच में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है। और जो अपनी रीजन थी साउथ एशिया, उसके अंदर एक जमाने में सार्क बनाया था जिसकी लीडरशिप इंडिया के पास थी। इंडिया ने वो भी गवा दिए, क्योंकि इंडिया के जो सार्क के नेशंस हैं वो सारे साउथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंडिया ग्लोबली भी आइसोलेट हो चुका है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही जाना कहाँ है। कोई भी उनको ट्रस्ट नहीं करता, ना नॉर्थ वाले ट्रस्ट करते हैं ना साउथ वाले, क्योंकि अभी वो ईस्ट वेस्ट वाले सोच में है इंडिया। और इस तरफ रीजन के अंदर भी उसकी जो हेजेमोनिक एम्बिशंस थी वो अब नहीं चल रही। सो अब चाइना हैज बिकम द रीजनल लीडर, और चाइना की हेजेमोनिक पॉलिसीज नहीं है, इंडिया की हेजेमोनिक पॉलिसीज थी। इंडिया मिलिटरिज्म और अपना फिजिकल पावर और इकोनॉमिक पावर के जरिए डोमिनेट करना चाह रहा था सबको, वेरस चाइना जो है वो अपना मिलिट्री पावर के जरिए नहीं डोमिनेट करना चाह रहा, वो तजारत के जरिए। और साउथ का जो सारा एजेंडा है वो है डेवलपमेंट, लोगों की बेहतरी। और जो नॉर्थ का एजेंडा है वो मिलिटरिज्म है, इस इंपीरियलिज्म। तो अब इंडिया इज अंडर नरेंद्र मोदी, इंडिया डजंट नो वेयर टू गो। और इसलिए इंडिया अपनी रीजन में भी महरूम हो चुका है, लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द रीजन। और साउथ के अंदर उसको कुछ नोबडी इज रेडी टू सपोर्ट इट। ये जो एससीओ की आप बात कर रहे हैं, दिस इज द हेड ऑफ द साउथ जी, चाइना के अंदर। चाइना इज लीडिंग दिस, और डे बाय डे मोर एंड मोर नेशंस, ये 5 नेशंस के साथ शुरू हुआ था और अब 12 हो गए, और पता नहीं और कितने हो जाएंगे इसमें। इसी तरीके के साथ वो जो एक बना था ब्रिक्स जी, ब्राजील, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, कनाडा। अच्छा, ब्रिक्स को भी इलाज किया जा रहा है, और ब्रिक्स के अंदर भी साउथ वाले लोग जो है अंदर जा रहे हैं उसके जी। चाइना, रशिया, दे ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ईरान। तो इंडिया जो है वो अब ब्रिक्स के अंदर भी इट विल ओनली रिमेन वन मेंबर रादर देन वन ऑफ 4 और 5। उस तरफ इंडिया ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए टू पुट अप एन एंटी चाइना फ्रंट जी। अगर वो एंटी चाइना फ्रंट तो रीजन के अंदर ही कर सकता है ना, मगर रीजन जो है वो इंडिया के साथ नहीं है, तो वो एंटी चाइना फ्रंट कैसे बनाएगा यहाँ। सो इंडिया इज फेलिंग on all these areas because India has missed the bus on strategic thinking. Okay. Or Iran, for example, is very, very good. Iran ने already अपने सारे जो alliances and move towards Russia, China and Turkey. ठीक. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान is also in a difficult situation, by the way. पाकिस्तान भी इस वक्त 2 कश्तियों में बैठा हुआ है, एक तरफ नॉर्थ के साथ तजारत कर रहा है और दूसरी तरफ हथियार और मॉरल सपोर्ट और लेजिटिमेसी का सपोर्ट साउथ से ले रहा है, बिकॉज वेस्ट उसको ट्रस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्टीज है, मगर पाकिस्तान ने एटलीस्ट बेहतर तरीके से इसको इन इश्यूज को कन्फ्रंट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपका सवाल का जवाब ये है कि साउथ वाले तो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया को, बिकॉज दे रियलाइज कि इंडिया तो चला गया उधर और वो चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर महाज बनाना चाह रहा है और साउथ को लीड कर रहा है चाइना इस वक्त, नॉट रशिया। चाइना इज लीडिंग द साउथ। तो इसलिए साउथ तो इंडिया को ट्रस्ट नहीं करेगा। और आपने देख ही लिया ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का कैसा रोल रहा है। सो इसलिए ईरान भी अब नाराज है इंडिया के साथ। इंडिया अपनी तरफ से नाराजगी इजहार कर रहा है टर्की के खिलाफ और ईरान के खिलाफ एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया ये पहलगाम इशू के ऊपर। मगर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो अब जाएगा तो जाए और जाए कहाँ।
इसलिए उनने सारी जो थी उनके अंडे उन्होंने अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बास्केट के अंदर रख दिए थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं सोचता, वो अपना सोच रहा है, वो ट्रांजैक्शंस की तरफ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस करे विद रशिया, विद ईरान, विद पाकिस्तान। ये वो उसको इस चीज की पड़ी हुई है। वो नॉर्थ साउथ नहीं अभी देख रहा, उसको सिर्फ नॉर्थ साउथ में चाइना नजर आता है, उसको सारा साउथ नजर नहीं आता। और चाइना के साथ भी वो तजारत करना चाहता है, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता। तो इसलिए आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया इज बीइंग रिबफ्ड एवरीवेयर। एंड इंडिया ने साउथ का हिस्सा नहीं बना और नॉर्थ का हिस्सा बन नहीं सकता, बिकॉज रीजन के अंदर इंडिया को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया हैज नो प्रेडोमिनेंट रोल टू प्ले इन दिस रीजन। यहाँ तो होता ना इस रीजन का हेड होता है इस रीजन का, तो फिर वो लोगों को साथ लेके चलता, तो इसकी अहमियत भी होती है। अब इंडिया ने जिस तरीके से इसकी मिलिट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है वो तो फेल हो गए। तो अमेरिका 10 दफा सोचता होगा कि यार ये इंडिया तो नाइदर है नो देयर, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसकी इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसके तो हथियार ही नहीं है, इसको तो लड़ना नहीं आता, तो ये चाइना के साथ हमारा क्या साथ देगा, ये तो फिर दगाबाजी कर जाएगा, पलट जाएगा। बैठा तो हुआ कॉर्ड के अंदर, मगर एक्चुअली वी कांट ट्रस्ट इंडिया कि ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, एंड इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता इट विल वेकन अप टू दिस फैक्ट कि वो जमाने खत्म हो गए हैं, ये अब नहीं खेल सकता पुरानी गेम। एक तरफ अमेरिका के साथ चाइना के खिलाफ एक बहास खोल के बैठा हो, और दूसरी तरफ ये तवक्को करे कि साउथ वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। इसीलिए एससीओ में जो कुछ हुआ है मे हैव कम एज अ शॉक टू इंडिया, मगर इनको पहला शॉक तो यही मिला था ना कि पहलगाम के ऊपर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये दूसरा शॉक मिला कि एससीओ में भी इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब तीसरा शॉक भी इनको मिलेगा ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स के अंदर भी भाग जाएंगे लोग, इनको नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इंडियन रूलिंग क्लास की हो रही है। वो अभी भी समझते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं और न्यूट्रल है, हम ग्रेट पावर है। इंडिया ग्रेट पावर नहीं है। ग्रेट पावर अमेरिका है और ग्रेट पावर चाइना है, और एक सेमी ग्रेट पावर जो है वो रशिया है। इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर। वो चौथी उसकी इकोनॉमी, जापान फॉर एग्जांपल, जापान की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जर्मनी की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दे आर नॉट ग्रेट पावर्स। इसी तरीके के साथ इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर। इंडिया ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हम ग्रेट पावर है। वो सारी मिडिल क्लास वहां की यही समझती है कि जी अब जब हम हैं तो क्या गम है। ऐसी बात नहीं है। और ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, इसमें एक्सपोज हो गया, बोथ मिलिटरीली एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिकली। ठीक, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, सारे फ्रंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए। आपने मिसकैलकुलेशन की जो बात की, मुझे आपसे ये जानना है कि एक अरसे तक ऐसे लगता था कि भारत का झूठ भी सच की तरह कंसिडर किया जाता है, स्पेशली कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान जहां जहां गया वहां भारत ने रद्द कर दिया और कहा कि ये तो मामला तय हो ही नहीं सकता, बाहमी तौर पर भी, और इवन के ट्रेड के मामले पर हमेशा उसने पाकिस्तान को पीछे रखा। मिडल ईस्ट के साथ पिंगें बढ़ाई भारत ने, तब भी पाकिस्तान को कहा जाता था कि आप आलमी सतह पर तनहा रह गए हैं और मुस्लिम ममालिक भी भारत के कैंप में जा रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं, स्पेशली ईरान ने जो पाकिस्तान के साथ किया या भारत के साथ जिस तरह से रवाबत बढ़ाए। सिट साहब, माशी ताकत होने की वजह से हमेशा भारत को पाकिस्तान की निस्बत वैल्यू दी जाती थी, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार कहा जाता था भारत में भी। ऐसी कौन सी केमिकल चेंज आई है, कौन सा ऐसा मकाम था जिस पे भारत की पसपाई हुई? क्या ये मई का जो ऑपरेशन किया उन्होंने सिंदूर, उसके बाद से मामला चेंज हुए या बहुत पहले? नहीं, देखिए, मामला तो शुरू हुआ जब इंडिया ने सोचा कि मैं तो ग्रेट पावर हूं, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो बाकी ग्रेट पावर्स करते हैं डिप्लोमेसी में। उससे सबसे पहला जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आउटसाइड द बॉर्डर असैसिनेशंस। इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए अपने मुखालफिन को असैसिनेट किया। अच्छा, ये तो देखिए, ये हमने सुना था CIA करती है, मोसाद करती है, CIA मोसाद एक ही बात, या KGB करती है। ठीक, इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया। इनका ख्याल था कि ये कर सकते हैं, मगर जब कनाडा ने बड़ी सख्त रवैया इख्तियार किया कि आप नहीं कर सकते, इंडिया वाज शॉक्ड कि यार ये क्या बात हुई। उसके बाद अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद UK ने प्रोटेस्ट किया, फ्रांस ने प्रोटेस्ट किया। भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं यू कैन डू दिस? नो, ये रूल्स आपको नहीं अप्लाई करते।
तो फिर जाके इनको पहले इनका ख्याल था मसला ही कोई नहीं है, हम कर लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान में किया ना, और दे गॉट अवे विद इट। इनका ये ख्याल था कि अब वहां भी हम कर सकते हैं, बट नो, दे कांट। ठीक। तो आई थिंक ये पहला तो झटका ये लगा कि यार ये, मगर वो झटका बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि लोगों ने कहा यार ये इंडिया क्या कर रहा है, ये तो वो इंडिया नहीं है जो हम समझते थे कि इंडिया है डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल। ये तो बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का नैरो माइंडेड इंडिया है। और फिर ये जो इंडिया का जो सेकुलर स्टांस है उसको बीजेपी ने जो तबाह किया है, दैट हैज बीन अ वेरी मेजर इशू इन द वेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात की समझ आई है। वो नरेंद्र मोदी के साथ तो बड़े इम्प्रेस थे कि जी बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, और इन्वेस्टमेंट हम जाके वहां इंडिया में करेंगे। मगर उसका जो हिंदुत्व का जो सारा एजेंडा है, वेस्ट डजंट लाइक दैट। इसीलिए अब कश्मीर के अंदर भी बातें शुरू हो गई थी वेस्ट के अंदर कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है। फिर ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ कानून बनाए हैं उन्होंने, इसके ऊपर भी बड़ी बैकलैश आई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करती थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इंडिया एक डिल्यूजन में कि वी आर अ ग्रेट पावर, उस ग्रेट पावर डिल्यूजन में उन्होंने जाके ये हरकतें की है, और उसी डिल्यूजन में इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है पहलगाम का। वही डिल्यूजन जो कि बैकफायर हो गया है। अब उनको जाके समझ आएगी, मगर क्या डू दे हैव द एबिलिटी टू रिव्यू दिस होल थिंग? नरेंद्र मोदी इज टू फार गॉन। वो अब उसको देखे ना, इंडिया के अंदर उसको पूछा कि यार ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, तुम तो हमें ले गए हो अमेरिका के कैंप में, तो अमेरिका तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और किसी मुल्क ने इंडिया की हिमायत नहीं की। अगर कोई हिमायत करने वाला था तो अफगानिस्तान था, वो तो उसके गले पड़ जाएगी कि एक कंट्री लाइक अफगानिस्तान सपोर्टिंग इंडिया। और इसराइल की जो लाइन पिट गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस है। तो इंडिया इज स्टिल लिविंग इन एन अर्लियर एज। इसराइल के साथ सेट करके रखो, अमेरिका की गोद में बैठ जाओ और काम चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसलिए आई थिंक वी आर फेस्ड विद, इंडिया इज फेस्ड विद अ सीरियस सिचुएशन, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। मगर उनके लिए बड़े मसले हैं, वो तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है इस वक्त। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।